गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हमेशा की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मयंक सर, स्वाभिमान नीट एकेडमी की ओर से बच्चों अपना जो 11th NCERT का एक कॉकरोच वाला चैप्टर अपने स्टार्ट किया था, इसके 2 लेक्चर अपने पहले हो भी चुके हैं। आज बच्चों अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं अपने कॉकरोच के 3rd लेक्चर में। तो बच्चों जो लास्ट लेक्चर अपना था उसमें अपन ने कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज बच्चों जो इसके रिमेनिंग सिस्टम है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, बॉडी वॉल, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जनन तंत्र की। अब कॉकरोच जैसा कि अपने को पता है बच्चों यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, जिसमें मेल और फीमेल, नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो पहले रिप्रोडक्टिव में हम आज बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, नर जनन तंत्र की। तो ध्यान से आप सुनना बच्चों, मैंने डायग्राम से इसको पहले बना रखा है। तो जो कॉकरोच में नर जनन तंत्र है, इसमें बच्चों जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जो इसके टेस्टिस होते हैं, वृषण। ह्यूमन में भी होते हैं वही टेस्टिस जहां स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, शुक्राणु बनते हैं। अब कॉकरोच में एक जोड़ी टेस्टिस है पेयर्ड, जो 4 to 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, चौथे से छठे खंड में। ये बच्चों एब्डोमेन के सेगमेंट है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, क्योंकि हेड और थोरेक्स में तो इतने खंड होते ही नहीं। तो उधर के चौथे से लेकर छठे सेगमेंट में एक जोड़ी कौन होंगे, टेस्टिस, वृषण। अब टेस्टिस का फंक्शन बच्चों वही है, क्या प्रोड्यूस करेगा, वृषण से स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु। अब देखो बच्चों, टेस्टिस से एक नलिका रूपी संरचना बाहर आती है, नलिका रूपी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको नाम दिया वास डेफरेंस बोलते हैं, शुक्र वाहक, वास डेफरेंस। ये भी एक जोड़ी होती है, पेयर। अब इसका काम बच्चों क्या रहेगा, उन स्पर्म को ट्रांसफर करना, शुक्राणु का क्या करना, स्थानांतरण। तो स्पर्म बने कहां, टेस्टिस में, वृषण में, वहां से उन्हें लेके कौन जाएगी, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस बच्चों स्पर्म को देखो लेकर आती है इस जगह। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे क्या नाम दिया, सेमिनल वेसिकल। हिंदी में क्या बोला बच्चों, शुक्राशय। और एक नीट में आया था क्वेश्चन कि शुक्राशय का काम स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यहाँ शुक्राणु अस्थायी रूप से, टेम्पररी स्टोर होते हैं, संचित होते हैं। तो स्पर्म का संचय पूछे, स्टोरेज पूछे तो कहां बताओगे, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। तो टेस्टिस से वास डेफरेंस कहां आ गई, सेमिनल वेसिकल में आ गई। अब यहां से बच्चों सेमिनल वेसिकल से नीचे ट्यूब आ रही है, उसको क्या नाम दिया, इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी। यहां से फिर वो स्पर्म आगे जाएंगे और बॉडी के बाहर ये है मेल जेनिटल और नर जनन रंध्र, यानी वो मेल जेनिटल कोर से स्पर्म बाहर चले जाएंगे। अब जो सेमिनल वेसिकल बच्चों शुक्राशय है, उसके ऊपर ये ट्यूब्यूल्स लगी रहती है, नलिकाएं देखना बोर्ड पे। ये तो है स्मॉल ट्यूब्यूल्स, छोटी नलिकाएं। ये परिधि की ओर है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या बड़ी नलिकाएं, छोटी और बड़ी नलिकाएं, जिन्हें मिलाकर के अपने ग्रंथि नाम दिया है यूट्रिकुलर या मशरूम ग्लैंड। क्या नाम, यूट्रिकुलर या मशरूम ग्लैंड। मशरूम को हिंदी में बोल दिया छत्रक ग्रंथि, जो छठे से 7वें सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। अब इन ग्रंथियों का भी बच्चों फंक्शन अपन देखते हैं। और बिल्कुल ऊपर ये कैप लाइक टोपीनुमा ग्रंथि है, फैलिक या कोंग्लोबेट ग्रंथि, इसके भी फंक्शन पे आएंगे। और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के किनारे पर ये जो बच्चों है, ये वो यूरिकोस ग्लैंड, याद आया, इसको कल अपन ने कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था। यूरिकोस ग्रंथि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और उत्सर्जन में सहायक है। तो फटाफट में थोड़ा रिवाइज कर दूं। एक जोड़ी टेस्टिस जो चौथे से छठे उदरीय सेगमेंट में, जहां स्पर्म बनता है। टेस्टिस में जो स्पर्म बने उसे लेके कौन जाएगी बच्चों, वास डेफरेंस। कहां लेके जाएगी, सेमिनल वेसिकल, जहां स्पर्म टेम्पररी स्टोर होते हैं, अस्थायी रूप से संचित होते हैं। फिर वो स्पर्म इजैकुलेटरी स्खलन वाहिनी से मेल जेनिटल कोर से बाहर आ जाएंगे। इसके ऊपर ये स्मॉल और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, जिसे मिलाकर के क्या नाम दिया, यूट्रिकुलर ग्रंथि या मशरूम
ग्रंथि बोलते हैं, और इसके ऊपर है ये फैलिक या कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड। ये यूरिकोज ग्लैंड है जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। अब बच्चों ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट होगी, फैलिक डक्ट इसको बोल देते हैं। अब देखो कॉकरोच में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म आए टेस्टिस में स्पर्म बने और वो यहाँ सेमिनल वेसिकल में क्या हो गए, स्टोर हो गए अस्थायी रूप से। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज देखना कि मेल कॉकरोच में क्या होता है, वो जो स्पर्म है उन स्पर्म को सेमिनल वेसिकल में स्टोर तो कर लिया, वो वहां संचित हो गए, साथ में उन स्पर्म से ग्रुप बनता है, उन शुक्राणुओं को एक समूह में संचित किया जाता है। मतलब बच्चों जो शुक्राशय है वहां स्पर्म का ग्रुप, कई सारे स्पर्म जुड़कर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को नाम देते हैं बच्चों स्पर्मेटोफोर। इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हूं स्पर्मेटोफोर, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुक्राणुधर। तो शुक्राशय में शुक्राणुओं का बंडल बन गया, पुंज बन गया, कई स्पर्म एक साथ जमा हो गए। उस ग्रुप ऑफ स्पर्म, बंडल ऑफ स्पर्म को क्या नाम दिया, स्पर्मेटोफोर। इस बंडल में बच्चों ये जो स्पर्म है इसके चारों तीन कवरिंग आ जाती है, ट्रिपल कवरिंग, ऐसे ट्रिपल कवरिंग प्रेजेंट होती है। उस ट्रिपल कवरिंग वाली स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, स्पर्मेटोफोर। इसमें बच्चों ट्रिपल कवरिंग, सबसे अंदर ये इनर लेयर है, ये मान लो स्पर्मेटोफोर की मिड लेयर है, और सबसे बाहर ये इसकी आउटर लेयर है। तो ये तीन परतों वाली एक संरचना बनी जिसे क्या नाम दिया, स्पर्मेटोफोर। इसमें किसका संचय किया गया, इन शुक्राणुओं का। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जो लेयर है इनर, मिडल और आउटर, इन लेयर को बनाता कौन कौन है। अब बच्चों यहाँ अपन ध्यान से देखेंगे, पहले ये देख लो कि तीनों परतों में से, तीनों लेयर में सबसे पहले कौन सी बनती है। तो सीधी सी बात है, स्पर्म के पहले सबसे अंदर वाली इनर लेयर बनेगी, फिर उसके बाहर मिड लेयर बनेगी, और फिर सबसे बाहर आउटर लेयर बनती है। तो बच्चों ये जो इनर लेयर है इसे बनाने का काम देख लो, स्पर्म सबसे पहले सेमिनल वेसिकल में थे, वहां बंडल बन रहा था, उसी टाइम सेमिनल वेसिकल के पास ये कौन सी ग्लैंड है, यूट्रिकुलर। यूट्रिकुलर ग्लैंड उन स्पर्म के चारों ओर एक लेयर बनाती है जिसे बोल देंगे इनर लेयर। इनर लेयर को बनाती है बच्चों कौन, फ्रॉम यूट्रिकुलर ग्लैंड। यूट्रिकुलर ग्रंथि क्या बनाएगी, आंतरिक परत, इनर लेयर। अब वहां से स्पर्म बच्चों किसमें आ गए, इजैकुलेटरी डक्ट में, स्खलन वाहिनी से बाहर जाएंगे। तो जब स्पर्म इजैकुलेटरी डक्ट से पास हो रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तब उनके चारों ओर एक और लेयर बन जाएगी जिसको बोल देंगे मिडल लेयर। मिडल लेयर कौन बनाएगा, फ्रॉम इजैकुलेटरी डक्ट। तो मध्य परत का नाम निर्माण करती है स्खलन वाहिनी, इजैकुलेटरी डक्ट। अब स्पर्म इस मेल जेनिटल पोर्ट से बाहर आ गए, नर जननतंत्र से बाहर आ गए। जैसी वो बाहर आए, आते देखो इसके पास कौन सी डक्ट है, फैलिक डक्ट। फैलिक डक्ट जो कहां से आ रही है, फैलिक ग्लैंड ग्रंथि से। अब वो फैलिक ग्लैंड से जो स्त्राव आएगा वो उनके चारों एक और लेयर बना देगा। तो जो आउटर लेयर है वो एक्चुअल में कौन बनाएगी, फ्रॉम फैलिक ग्लैंड। समझ गए बात। इन तीनों लेयर को अलग अलग ग्लैंड फॉर्म करती है। सबसे पहले इनर लेयर बनती है जिसे कौन बनाएगा, यूट्रिकुलर ग्रंथि। मिडल लेयर कौन बनाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी। और आउटर लेयर कौन बना देगा, फैलिक ग्लैंड। जो सबसे बाहर आने के बाद ये फैलिक ग्लैंड बनाती है। ये स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसी में बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक वर्ड दे रखा है, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल। नर के बाह्य जनना, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल, नर कॉकरोच की बाह्य जननांग। तो बच्चों जो बाह्य जननांग है एक्चुअल में ये सारे के सारे कोई काइटिन से बने होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं।
कोई बना तो सब कुछ इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा बच्चों काइटिन का ही होता है, चाहे विंग्स हो, लेग हो, कुछ भी हो, ये सब काइटिन से बने हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब हुआ असममित होते हैं। याद आया? टैक्सोनॉमी एनिमल किंगडम में बताया था एसिमेट्री किसी भी एंगल से बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इन बाह्य जनांगों को यहां नाम देते हैं गोनेकोफाइसिस या फेलोमियर। तो जो कॉकरोच के बच्चों, नर कॉकरोच के जो बाह्य जनांग है उन्हें बोला गोनेकोफाइसिस या फेलोमियर, बाह्य जनांग। जैसे ह्यूमन में, मेल में एक्सटर्नल बाह्य जनांग को पेनिस वर्ड देते हैं, वैसे यहां वो गोनेकोफाइसिस या फेलोमियर कहलाते हैं। अब इसके बच्चों तीन है ये, लेफ्ट फेलोमियर, मिड फेलोमियर और राइट फेलोमियर। तो तीन, बायां, मध्य और दायां, ये इस पर डिपेंड है। ये देखो बच्चों, जो स्क्लेरन लाइनिंग खुल रही थी ना, स्क्लेरन लाइनिंग इजेकुलेटरी डक्ट बाहर खुल रही थी, किससे? मेल जेनिटल पोर से। नर जनन रंध्र से बाहर खुलती है, स्पर्म इसी रंध्र से बाहर आते हैं। तो जो इस जेनिटल पोर के बाईं तरफ है बच्चों, वो तो लेफ्ट फेलोमियर कहलाए, दाईं तरफ इस रंध्र के जो दाईं ओर है वो राइट फेलोमियर कहलाए, तो इसके बिल्कुल पास है वो मिड फेलोमियर कहलाते हैं। अब इसमें आपके लेफ्ट में जो आते हैं वो नाम याद रख सकते हो, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेफ्ट फेलोमियर में एक नाम आता है टिटिलेटर, एक बच्चों आता है शूडोपेनिस। शूडोपेनिस आभासी शिश्न और टिटिलेटर, टिटिलेटर को हिंदी एनसीईआरटी में लिखा है लिंगाधिकांग। बच्चों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले डायग्राम में आपको दिखेगा, जो एनसीईआरटी के डायग्राम पे आपको देखने हैं, वो तो इन दोनों का काम होता है, ये स्पर्म ट्रांसफर में हेल्पफुल होते हैं। जनन के दौरान, कोपुलेशन के दौरान जो शुक्राणु स्थानांतरण की क्रिया होती है, मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को स्पर्म ट्रांसफर करेगा, उसमें हेल्पफुल होते हैं टिटिलेटर और शूडोपेनिस। जो इसके बाह्य जनांग क्या है? गोनेकोफाइसिस या फेलोमियर। अब बच्चों जो मेल जेनिटल पोर होता है ना, जो नर जनन छिद्र है वो तो नीचे की ओर होता है वेंट्रल साइड में, और जो एनस है वो डोर्सली प्रेजेंट होती है, पृष्ठ सतह पे। तो कॉकरोच में बताया कि पूर्ण आहार नाल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है माउथ टू एनस, तो जो गुदा है वो तो डोर्सल पृष्ठ सतह पे, और जो जेनिटल पोर है, नर जनन रंध्र जो है वो इसकी वेंट्रल साइड में होते हैं। तो ये आ गया कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो बात करते हैं कॉकरोच के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, नेक्स्ट अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे मेल में बच्चों प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होते हैं, वैसे फीमेल में क्या होंगे? ओवेरी। तो एक सीधे से डायग्राम से बता देता हूं मैं, जैसे ओवेरी, ओवेरी से आती है बच्चों ओविडक्ट, ओविडक्ट फिर आगे जेनिटल चैम्बर में एंटर करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में। दोनों साइड की ओविडक्ट, यहां एक रोमन स्ट्रक्चर, इसको बोल देंगे स्पर्मेथिका, इसमें ओविडक्ट एंटर, यहां इसको बोलते हैं जेनिटल चैम्बर, जहां उसमें ग्लैंड आती है, दैट्स कॉल्ड कोलेटेरियल ग्लैंड। इसमें जो ओवेरी है, ये अंडाशय, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट ओवेरी, ओवेरी से जो डक्ट है बच्चों इसको बोल दिया ओविडक्ट, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी से ये जो यहां है स्पर्मेथिका, ये ग्लैंड आती है कोलेटेरियल ग्लैंड।
बोल देंगे जेनाइटल चैम्बर। हिंदी में नाम देंगे जननिक कक्ष। अब इसमें देखियो कि फीमेल में जैसे ओवेरी है, ओवेरी में पेयर्ड होती है बच्चों, एक जोड़ी जो सेकंड टू सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, दूसरे से छठे खंड में। In each ovary 8 ovarioles present होते हैं। ओवेरियोल्स को हिंदी में बोल देंगे अंडाशय नलिकाएं। तो दोनों ओविडक्ट जहां जुड़ेगी उसको बोल देंगे कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। स्पर्मेथिका ये भी पेयर्ड है, सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट है, जो स्पर्म को रिसीव करती है। हिंदी में नाम इसका शुक्रग्राहिका। अब लोग इस डायग्राम से अपन समझ लें। कोलेटेरियल ग्लैंड ये भी एक जोड़ी है जो ब्रांच जो होती है, शाखित है, स्ट्रक्चर बनाती है ऊतिका, अंड कवच। तो चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस डायग्राम से अपन देखते हैं कि मेल में जैसे टेस्टिस होते हैं वैसे ही फीमेल में एक जोड़ी कौन आ गए, ओवेरी। ये दूसरे से लेकर कौन से सेगमेंट में, छठे सेगमेंट में होते हैं, जबकि वृषण चौथे से छठे में थे। ये दूसरे से छठे में बच्चों, इसलिए टेस्टिस की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। और प्रत्येक अंडाशय में 8 ओवेरियोल्स प्रेजेंट है। अंडाशय नलिकाएं, ऐसी नलिकाएं होती है, इनको ओवेरियोल्स बोलते हैं। ये बच्चों ध्यान से सुन लेना, हर ओवेरी में कितने, 8 ओवेरियोल्स इन ईच ओवेरी। प्रत्येक ओवेरी में 8। आया क्वेश्चन है नीट का, उड़ीसा नीट में पूछा था ये बच्चों। और हर ओवेरियोल्स में एक जो ओवेरियोल है वो एक ओवम बनाता है। एक प्रत्येक ओवेरियोल्स में कितना अंडाणु बनेगा, एक ओवम बनेगा। और हर ओवेरी में कितने ओवेरियोल्स, 8। तो बच्चों एक अंडाशय कितने अंडे बनाएगी, 8 ओवम बनेंगे। तो ओवेरी कितनी है, 2। तो टोटल ओवम कितने बने, 16। समझ गए, एक ओवेरी 8 ओवेरियोल्स, हर ओवेरियोल्स में एक ओवम बना, तो एक ओवेरी में ओवम बन गए 8, और 2 ओवेरी है तो टोटल 16 अंडे एट ए टाइम बनते हैं। अब उन ओवम अंडों को ले जाने वाली जो डक्ट है वो क्या कहलाई, ओविडक्ट। अंडवाहिनी, ये भी दोनों तरफ पेयर्ड है, ओविडक्ट। दोनों ओविडक्ट जहां मिलती है बच्चों वो स्ट्रक्चर कहलाती है कॉमन ओविडक्ट। सामान्य अंडवाहिनी या इसे वेजाइना भी बोलते हैं। और यही ओविडक्ट फिर किसमें खुलेगी, इस जेनाइटल चैम्बर, जननिक कक्ष में। यही वो स्ट्रक्चर है, संरचना है जहां फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन यहां होगा। और इसके पास एक और स्ट्रक्चर है स्पर्मेथिका, नाम से देखो शुक्रग्राहिका। ये वो संरचना है जो सबसे पहले शुक्राणु ग्रहण करती है। शुक्राणु को क्या करेगी, ग्रहण। एक जोड़ी छठे सेगमेंट में स्पर्म को रिसीव करती है। ये जेनाइटल चैम्बर में ग्लैंड बच्चों बनाई है मैंने, कोलेटेरियल ग्लैंड। हिंदी की एनसीईआरटी में इसको श्लेषक ग्रंथि दे रखा है, संपार्श्विक ग्रंथि भी दे रखा है, अलग अलग नाम है। आप तो इंग्लिश में याद रखें ना, कोलेटेरियल ग्लैंड, जो संख्या में एक जोड़ी शाखित होती है, ब्रांच लगी रहती है और एक इंपॉर्टेंट संरचना बनाती है जिसको बोलते हैं ऊथिका, अंड कवच। इस पे भी आते हैं बच्चों। तो फिर से दो जोड़ी, एक जोड़ी अंडाशय, टोटल 2। प्रत्येक ओवेरी दूसरे से छठे सेगमेंट में, जिसमें 8 ओवेरियोल्स होते हैं। एक ओवेरियोल्स में एक ओवम बनता है। उन ओवम को ले जाने के लिए बच्चों कौन है, ओविडक्ट है। दोनों साइड की ओविडक्ट मिलकर क्या कहलाई, कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। वहां से ओवम आ गए इस जेनाइटल चैम्बर में। इसी के पास उत्पन्न होती है स्पर्मेथिका, जो सबसे पहले स्पर्म को रिसीव करती है। और जेनाइटल चैम्बर में एक जोड़ी कोलेटेरियल ग्लैंड जो शाखित ग्रंथि है, और वो क्या बनाएगी, ऊथिका। अब देखो बच्चों फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो कोपुलेशन के टाइम मैथुन क्रिया के दौरान क्या होगा कि जो मेल कॉकरोच है, नर कॉकरोच, वो अपने स्पर्म फीमेल कॉकरोच को ट्रांसफर करता है। अब जो शुक्राणु है बच्चों, वो एक बंडल के फॉर्म में थे ना, जिन्हें नाम दिया था स्पर्मेटोफोर।
तो पूरा बंडल सबसे पहले फीमेल कॉकरोच में उसे ग्रहण कौन करेगी? स्पर्मेथिका। तो मेल कॉकरोच के जो स्पर्म है वो कहां आ गए? इस स्पर्मेथिका में आ गए, जिसको बोला शुक्र ग्राहिका। सारे स्पर्म यहां स्टोर कर लिए फीमेल कॉकरोच में। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के दौरान ये ओवेरी से कौन आए? ओवम, अंडे। उन ओवम को कहां ले आए? इस जेनाइटल चैम्बर में। तो जेनाइटल चैम्बर में ओवम आ गए बच्चों। उसी टाइम स्पर्मेथिका में क्या संचित है? स्पर्म, शुक्राणु। वो स्पर्म भी कहां रिलीज कर दिए जाएंगे? इसी जेनाइटल चैम्बर में। तो ओवम भी आ गए, स्पर्म भी आ गए। तो फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोलो? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो निषेचन कहां हुआ? इन जेनाइटल चैम्बर, जननिक कक्ष के अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, यहां निषेचन हुआ। अब जो कोलेटेरियल ग्रंथि है वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको क्या नाम देंगे? ऊथिका। ये देखो बच्चों क्या है, ऊथिका की मैं बात करूं, जिसको अपन ने अंड कवच लिखा है। एक्चुअली ऊथिका क्या होती है? लाल भूरे रंग की स्ट्रक्चर है जो 8 मिलीमीटर लंबी स्ट्रक्चर, अंड कवच बोलते हैं इसको। ऐसे ही ऊथिका ही इसमें से अमाइनो कोर रहते हैं बच्चों। इस ऊथिका में जो कॉकरोच के अंडे हैं, फर्टिलाइज्ड एग, ये कॉकरोच के निषेचित अंडे, निषेचन के बाद इन फर्टिलाइज्ड एग को एक डब्बे नुमा बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर में जमा दिया जाता है बच्चों। और इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देंगे? ऊथिका। जिसमें किसको जमा दिया? अरेंज किसे कर दिया? उन फर्टिलाइज्ड एग को। कितने एग हो सकते हैं? तो आपको बताया था हर ओवेरी में कितने अंडे बनेंगे? 8, टोटल 16। तो इसमें 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं, जो दो कतारों में इन 2 rows, दो कतारों में मतलब 8 अंडे आगे 8 अंडे पीछे से, दो कतारों में, रो में, क्यू में उनको अरेंज कर दिया जाता है। और उस पूरी कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? ऊथिका। जिसे बनाती कौन है? कोलेटेरियल ग्रंथि। जो इसकी जो कवरिंग है बच्चों, ये एक्चुअल में स्क्लेरोप्रोटीन होती है। जैसे अपने बाल और नाखून में आती है ना, हेयर और नेल्स में डेड प्रोटीन कौन सी? केराटिन। ऐसी प्रोटीन है स्क्लेरोप्रोटीन, डाइहाइड्रोक्सीफिनोल होता है, उससे बनती है बच्चों। तो फर्टिलाइज्ड एग 14 to 16 दो कतारों में व्यवस्थित, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाई? ऊथिका। अब फीमेल में भी, जैसे मेल में भी लिखा था मैंने गोनेपोफाइसिस, ऐसे बच्चों फीमेल में भी ये गोनेपोफाइसिस होते हैं, जिनको हिंदी में नाम दे रखा है युग्मन प्रवर्ध। तो काम अलग अलग है। मेल कॉकरोच में गोनेपोफाइसिस स्पर्म ट्रांसफर, शुक्राणु स्थानांतरण में सहायक होते हैं। फीमेल कॉकरोच में जो गोनेपोफाइसिस है वो इन फर्टिलाइज्ड एग को, निषेचित अंडों को, जो कहां है? जेनाइटल चैम्बर में, वहां से उठा के उसे कहां अरेंज कर देंगे? ऊथिका के अंदर। तो ध्यान रखना, फर्टिलाइज्ड एग के चारों ऊथिका नहीं बनती है, ऊथिका के अंदर फर्टिलाइज्ड एग को अरेंज किया जाता है। वो रिस्पांसिबिलिटी किसकी? गोनेपोफाइसिस। ठीक है। तो ये मेल के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ऊथिका है वो बनाता है कोलेटेरियल ग्लैंड। अब इस ऊथिका में कुछ बता रहे थे कि एक फीमेल कॉकरोच ऐसी 9 से 10 ऊथिका बनाती है। 9 to 10 ऊथिका। समरी में इसमें गलत दे रखा, 10-40 दे रखा। ये रखिए 9 से 10 ऊथिका बनाती है। और हर ऊथिका में कितने? 14 to 16 निषेचित अंडे, फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं। अब ऊथिका, तो मादा कॉकरोच ने बच्चों, फीमेल कॉकरोच ने ऊथिका बनाई। उस ऊथिका को क्या करेगी? फीमेल कॉकरोच किसी दरार, क्रेविक्स या किसी अंधेरे स्थल पर, ह्यूमिडिटी जहां नमी होती है, आसपास फूड होता है, भोजन होता है, उसे किसी अंधेरी जगह दरार में छोड़ देती है। अब फिक्स टाइम के बाद ऊथिका में जो अंडे हैं, फर्टिलाइज्ड एग है, उनसे वो निम्फ निकलते हैं, अर्भक, और फिर निम्फ से वेस्ट कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। तो वो प्रोसेस ऐसी है। इसके बाद जैसे मैं बात करूं फीमेल कॉकरोच में बच्चों, जो 7
8 और 9 सेगमेंट है एब्डोमेन का, 7वां 8वां और 9वां सेगमेंट, ये एक साथ कहलाते हैं जेनाइटल पाउच बोलते हैं इनको, जेनेटिक पाउच बोलते हैं। इसी में एक ये पार्ट आता है जेनाइटल चेंबर, जेनेटिक कक्ष, ऐसे जेनाइटल पाउच को भी बोल देते हैं जेनाइटल चेंबर। और इस जेनाइटल चेंबर में बच्चों 3 पोर ओपन होते हैं, एक तो फीमेल जेनाइटल पोर, एक स्पर्मेथिकल पोर, शुक्रग्राहिका रंध्र, एक ओपनिंग ऑफ कोलेटेरियल ग्लैंड। तो अभी जो डायग्राम बनाया था ना ये वाला बच्चों, इसी का बता रखा आपकी स्टार्टिंग में कि ये जेनाइटल चेंबर जो है, ये जेनाइटल चेंबर जननी कक्ष, इसमें 3 पोर, एक तो ये ओविडक्ट से आ रहा था, इसको तो बोल दिया मेल जेनाइटल पोर, मादा जनन रंध्र जिससे तो अंडाणु आएंगे, ओवम आएंगे। यहीं पर ये क्या लगी हुई थी, स्पर्मेथिका, शुक्रग्राहिका स्पर्मेथिकल जो पोर है वो भी किसमें खुलेगा, जेनाइटल चेंबर में। और यही ये आपकी कौन सी ग्लैंड आई थी, कोलेटेरियल ग्लैंड, वो भी ओपन कहां करती है, इस जेनाइटल चेंबर में। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो फीमेल कोकरोच का 7वां 8वां 9वां सेगमेंट करते हैं उधर के एब्डोमेन को। जो 7 सेगमेंट है बच्चों वो फीमेल में बोट सेप्ट होता है, नोका का, ऐसी बोट शेप्ड है जिसमें अलग अलग ये पोरे प्रेजेंट होते हैं, इनकी यहाँ ओपनिंग होती है। तो ऐसा भी बोल देते हैं कि फीमेल कोकरोच में तो जो एब्डोमेन उधर के, वैसे बच्चों एब्डोमेन में टोटल सेगमेंट कितने बताए थे, 10 बताए थे। फीमेल कोकरोच में 7 सेगमेंट विजिबल होते हैं, जबकि मेल कोकरोच में 9 सेगमेंट विजिबल रहते हैं। होते दोनों में 10 है, बट फीमेल में दिखाई कितने देंगे, 7, क्योंकि 7वां सेगमेंट बड़ा है, बोट शेप्ड है, बाकी उसके नीचे हाइड हो जाते हैं। और मेल कोकरोच में विजिबल 9 सेगमेंट होते हैं, बाकी टोटल पूछे तो दोनों में एब्डोमेन में 10 सेगमेंट। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलो, अब कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जैसे एक तो कोकरोच में अपन ये भी बोला यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी होता है, और इसी के लिए बताया था जो डायोसियस बताया था। सुन लेना, हिंदी वाली एनसीईआरटी में ये करेक्शन है, हिंदी एनसीईआरटी में 111 नंबर पेज पे बच्चों को कोकरोच वाला स्टार्ट होता है हिंदी इंग्लिश में, और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पैरा जहां से स्टार्ट होगा वहां दे रखा है कि कोकरोच द्विलिंगी जंतु है, वो करेक्शन कर लेना, द्विलिंगी नहीं एक लिंगी है हिंदी एनसीईआरटी, इंग्लिश में तो ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल डायोसियस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, निषेचन आंतरिक होता है, बता रहे थे जननी जेनाइटल चेंबर के अंदर। ये ओविपेरस है, अंडे देता है, और बच्चों जो कोकरोच के एग अंडे हैं वो सेंट्रोलेसिथल कीटों के अंडे होते हैं, केंद्र पीतकी बोलते हैं इनको। एग कैसे होंगे, सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल का मतलब हुआ कि जो अंडे हैं इनमें योग बच्चों जो पीतक होता है, योग होता है ना पीतक, मुर्गी के अंडे में जो पीला सफेद तरल पीतक है, योग है, जो एम्ब्रियो चूजू को न्यूट्रिशन देता है। इनमें जो योग है वो अंडे के सेंटर में होता है बच्चों, जो पीतक है वो अंडे में कहां मिलेगा, सेंटर में, केंद्र में। और इसलिए इन एग को क्या नाम देंगे, सेंट्रोलेसिथल, जिनमें जो योग है वो एग में कहां पाया जाए, सेंटर में। ये आ गया। इन्हीं में इंसेक्ट बच्चों एक आता है इंपॉर्टेंट चीज, इनमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है या पोरोमेटाबोलस, ग्रेजुअल या पोरोमेटाबोलस कंडीशन, जिसको बोला क्रमिक कायांतरण। अब देखो क्रमिक कायांतरण क्या होता है, कायांतरण तो समझ गए ना, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मीन बच्चों लार्वा का किसमें बदलना, एडल्ट में आया था। लार्वा जब एडल्ट में बदलता है वो कंडीशन कहलाती है मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। यहां जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो ग्रेजुअल होता है, क्रमिक होता है।
क्रमिक का मतलब कि जो एग है, अब एग से बच्चों यहां जो लार्वा आता है उसके लिए अलग वर्ड आता है निम्फ। इस निम्फ को हिंदी में बोला अर्भक। निम्फ फिर फिक्स टाइम के बाद बदल जाएगा एडल्ट कॉकरोच में। तो एग से लार्वा की जगह यहां कौन सी स्टेज आई, निम्फ आती है अर्भक, और निम्फ फिर बदलता है किसमें, एडल्ट स्टेज में। उसे अपन बोलते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, क्रमिक कायांतरण। क्रम से होता है। क्रम से कैसे, तो निम्फ से जो एडल्ट है वो आफ्टर 13 टाइम्स मोल्टिंग 13 बार निमोचन के बाद बदलता है। और निमोचन आपको बताया था कि जैसे जैसे इस इंसेक्ट की साइज बढ़ेगी ये अपनी पुरानी काइटिन को, ओल्ड काइटिन को हटाता रहता है, और ओल्ड काइटिन को हटाना ही बच्चों क्या कहलाता है, निर्मोचन या तो मोल्टिंग। तो जो निम्फ स्टेज है उसमें कितनी बार, 13 टाइम्स, 13 बार मोल्टिंग होगी। 13 बार वो अपनी ओल्ड काइटिन को हटाएगा और उसके बाद वो अपनी जो साइज है वो गेन करेगा। अब आप उसको क्या बोल सकते हो, एडल्ट कॉकरोच। एडल्ट कॉकरोच के लिए इमेगो वर्ड भी आता है, इमेगो भी बोल देते हैं। तो अंडे से लार्वा की जगह कौन, निम्फ, जो 13 टाइम्स मोल्टिंग करके क्या बना देगा, वयस्क कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच, जिसको इमेगो बोलते हैं। तो 13 टर्म्स कॉकरोच में दो जगह यूज कर लेते हो। कॉकरोच में बच्चों हार्ट में चेंबर कितने थे, हृदय के कक्ष भी 13, और निर्मोचन भी कितनी बार होगा, 13 टाइम्स। और ये जो निम्फ है, निम्फ एक्चुअल में वयस्क जैसा ही होता है, एडल्ट के जैसा होता है, बस दो डिफरेंस है। एक तो निम्फ स्मॉल इन साइज होता है, कॉकरोच वयस्क एडल्ट की तुलना में छोटा होता है, और दूसरा इसमें विंग नहीं होते। ध्यान रखिए बच्चों कि जो निम्फ है, जो अर्भक अवस्था है, वो एडल्ट कॉकरोच से साइज में छोटी होगी और उसमें पंख नहीं होते। इस विंग से भी एक पुराना नीट का क्वेश्चन बना हुआ है, शायद नीट 2013 या 2013 में क्वेश्चन था कि जैसे बच्चों ये देखो होता क्या है, आपने बताना विंग्स कहाँ होते हैं, थोरैक्स पे होंगे विंग्स। थोरैक्स के बाद ये लास्ट पार्ट आया था एब्डोमेन, एब्डोमेन था, आगे वो हेड था। तो जब लास्ट टाइम मोल्टिंग होती है, कौन सी मोल्टिंग, 13वीं मोल्टिंग, 13 मोल्टिंग, उस लास्ट मोल्टिंग से ठीक पहले थोरैक्स वाले पार्ट पर जहां विंग्स आने हैं उस जगह की स्ट्रक्चर बनती है, दैट्स कॉल्ड विंग पैड, पक्षतल्प। आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, सुन लो ढंग से कि निम्फ स्टेज में पंख नहीं होते, एडल्ट में होते हैं पंख, विंग्स, निम्फ में विंग एब्सेंट है। अब जो लास्ट मोल्टिंग होती है, लास्ट कौन सी है, 13वीं, 13 टाइम्स जो मोल्टिंग हो रही है, या यूं कहूं लास्ट मोल्टिंग से ठीक पहले, लास्ट मोल्टिंग से ठीक पहले थोरैक्स पर जहां विंग्स लगने हैं, वो अपने को पता है मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पर विंग्स होते हैं, उस जगह दो ऐसे पैड लाइक स्ट्रक्चर मान सकते हो, दो गद्दीनुमा भार आ जाते हैं, प्रोजेक्शन आ जाते हैं, उन्हें नाम देते हैं विंग पैड, पक्षतल्प। और जैसे ही लास्ट मोल्टिंग हुआ, इन विंग पैड पर कौन लग जाएंगे, विंग्स आ जाएंगे। तो विंग्स लास्ट मोल्टिंग से पहले विंग पैड और फिर वहां विंग्स लगते हैं। निम्फ में पंख नहीं होते, तो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज आपको क्या दिखाई देंगे, विंग पैड। क्लियर बच्चों, तो यहाँ ग्रेजुअल और ओरोमेटाबुलस बोलते हैं, जिसमें एग से कौन आया, निम्फ आया, और फिर जो निम्फ है वो 13 बार मोल्टिंग करके ट्रांसफर इनटू एडल्ट वयस्क कॉकरोच में। और इसमें लगभग डेवलपमेंट में जो टाइम लगता है वो 4 से 8 सप्ताह का बच्चों टाइम होता है, 4 to 8 वीक। और जो कॉकरोच में विदलन होता है, क्लीवेज, उसको सुपरफिशियल बोलते हैं, सतही विदलन। क्लीवेज बच्चों विदलन के लिए वर्ड आता है, ये मैं आपको 12th एनसीईआरटी में एम्ब्रियोलॉजी आएगी, उसमें थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, यहाँ याद रख लो। क्लीवेज एक्चुअल में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, निषेचन, तो स्पर्म ओवम जुड़कर जाइगोट बनाते हैं बच्चों, यूगमनस, उस जाइगोट में फिर डिवीजन होता है, विभाजन, उसको क्लीवेज बोलते हैं, विदलन। ये बता दूंगा कि मैं यहाँ बस याद रख सकते हो आप, इसमें सुपरफिशियल क्लीवेज।
और पूरा कॉकरोच का जो डेवलपमेंट होता है उसमें 4 से 8 सप्ताह का समय लगता है, 4 to 8 वीक का टाइम ड्यूरेशन इसमें लगता है। और इसमें 34 के लमसम क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, जैसे आप में 46 होते हैं। चलिए बच्चों, ये कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों आ गए। नेक्स्ट बात करता हूं मैं कॉकरोच का नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो अब तंत्रिका तंत्र में इतना ही है कि जो नॉन कोडेट्स है उनमें एक ये ब्रेन रिंग बच्चों, मस्तिष्क वलय, ये भी मैंने एनिमल किंगडम में बताई थी, इसको नर्व रिंग भी बोलते हैं। तो साथ में एक आता है डबल वेंट्रल नर्वय कॉर्ड। तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र है वो बच्चों एक तो मस्तिष्क वलय ब्रेन रिंग का बना हुआ है, एक उसमें आएगा डबल वेंट्रल नर्वय कॉर्ड, अधर तंत्रिका रज्जु। अभी अपने में भी था ना नर्वय कॉर्ड, कोडेट नॉन कोडेट के डिफरेंस याद कर लो, एनिमल किंगडम में बताए थे। अपने में नर्वय कॉर्ड डोर्सल होता है, इनमें नर्वय कॉर्ड वेंट्रल होता है अधर सतह पे। अपने में नर्वय कॉर्ड सिंगल था, इनमें नर्वय कॉर्ड डबल होता है नॉन कोडेट्स में बच्चों। तो स्ट्रक्चर में एक तो ब्रेन रिंग और तंत्रिका वलय, या इसको मस्तिष्क वलय भी बोल देते हैं, और साथ में डबल वेंट्रल नर्वय कॉर्ड। जो वेंट्रल नर्वय कॉर्ड है इसमें 9 गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया बच्चों गुच्छक को बोलते हैं अपन, न्यूरॉन का जो समूह होता है वो गैंग्लिया कहलाता है। और 9 में से 3 और 3 गैंग्लिया तो मिलते हैं थोरैक्स में, और जो बच्चे के 6 है वो इसके एब्डोमेन में मिलते हैं। तो डबल वेंट्रल नर्वस कॉर्ड कितने गैंग्लिया से बना? 9 से। 9 में से 3 गैंग्लिया तो वक्ष थोरैक्स में आ गए बच्चों, तो बचे हुए 6 गैंग्लिया आपको कहां दिखाई देंगे? एब्डोमेन या तो उदर भाग में। और ये आगे वाला पार्ट इसका ब्रेन रिंग और इसको नर्व रिंग। अब एक चीज ये भी है, देख लो कि सिर भाग में हेड पार्ट में वेंट्रल नर्वस कॉर्ड का कोई गैंग्लिया नहीं होता। 3 थोरैक्स में है, बचे हुए 6 एब्डोमेन में, टोटल 9 है। सिर में तो एक बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट भी बन जाती है कि कॉकरोच का अगर अपन सिर कट कर दें, कॉकरोच का क्या कट कर दिया? हेड। सिर को अगर कट कर दो, काट दो, अलग कर दो, तब भी कॉकरोच 7 डेज या 1 वीक तक सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। ये लाइन आती है कि कॉकरोच का अगर हेड सिर भाग को हटा दिया जाए, कट कर दिया जाए, उसके बाद भी वो 7-8-10 दिन तक जिंदा रह सकता है। क्यों? तो उसका रीजन बच्चों यही होता है कि कॉकरोच के एक तो सिर भाग में नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट होता है, सिर भाग में तंत्रिका तंत्रिया नर्वस सिस्टम का ज्यादा पार्ट नहीं होता। पहली चीज तो ये। दूसरा, इसी सिर में आपको लिखाया था बच्चों, कल बता रहा था मैं, स्पाइरेकल्स, श्वास तंत्र भी नहीं होते। स्पाइरेकल याद आएगा? टोटल कितने थे? 10 पेयर, 10 जोड़ी, उसमें से 2 थोरैक्स पे, 8 पेयर्ड एब्डोमेन पे। हेड पे कोई स्पाइरेकल नहीं था। तो 2 बातें आ गई, एक तो हेड में नर्वस सिस्टम का लिटिल बिट, थोड़ा सा पार्ट होता है। दूसरा, हेड में कोई स्पाइरेकल नहीं होता। तो कॉकरोच का सिर कट भी कर दें तब भी कॉकरोच 7-8-10 दिन, 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद भी बच्चों उसकी डेथ होती है ना, 1 सप्ताह के बाद भी कॉकरोच जब मरेगा तो उसका मेन रीजन ये होगा कि अगर सिर कट कर देंगे तो सिर में बच्चों कॉकरोच के माउथ पार्ट थे, मुखांग, बिना माउथ पार्ट के कॉकरोच फूड भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा और भूखमरी स्टारवेशन से उसकी डेथ हो सकती है। बाकी सिर कट करने के 1 सप्ताह तक वो जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। जिसके 2 रीजन, एक तो नर्वस सिस्टम का कम भाग होता है, थोड़ा ही पार्ट होता है हेड में, और वहां कोई स्पाइरेकल नहीं होते। नेक्स्ट बच्चों, नर्वस सिस्टम में जैसे सीधे से डायग्राम से बना के बता दूंगा तो ये आगे कि मान लो इसकी ब्रेन रिंग मान ली, यहां भी ये गैंग्लिया होते हैं, ये मान लो वेंट्रल नर्वस कॉर्ड, इसमें भी ये गैंग्लिया है। ये तो ईसोफेगस को कवर किए हुए होता है,
ये जो पूरा नर्व रिंग है जिसको अपन ने ब्रेन रिंग बोला, मस्तिष्क वलय, वो तो रिंग जैसी स्ट्रक्चर है बच्चों। और ये किसके चारों ओर होती है? ग्रशिका, इसोफेगस के चारों ओर होती है। तो इसके ऊपर वाले जो गैंग्लियो दिख रहे हैं ना, इनको तो बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, अधि ग्रसिकीय गुच्छक। नाम से देख लो, सुप्रा का मतलब ऊपर, अधि का मतलब ऊपर, इसोफेगस के जो ऊपर है वो तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया हेड होते हैं, और इसी को कॉकरोच का ब्रेन कहते हैं बच्चों। इसी को कॉकरोच का क्या बोल देते हैं? ब्रेन। और जो इसोफेगस के नीचे है ग्रसिका की, ये वाले बच्चों ये कहलाएंगे सब इसोफेजियल गैंग्लिया, अधोग्रशिकीय गुच्छक। तो इसोफेगस के ऊपर सुप्रा, इसोफेगस के नीचे सब। इन्हीं सब से ये जो स्टार्ट होती है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दोहरा अधर तंत्रिका रज्जु, ये कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट बच्चों आता है कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन, सेमेडियन। आगे ना इसोफेगस के ग्रशिका के ऊपर सुप्रा, ग्रशिका के नीचे आ गया सब इसोफेजियल, अधि और अधो। और सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया को ही हम क्या बोल देंगे? मस्तिष्क। ये कॉकरोच का ब्रेन, और ये वेंट्रल नर्व है। क्या बच्चों, कॉकरोच में किसकी बात कर ले? सेमेडियन, सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन में जैसे कौन कौन? एक तो दे रखा है वो मैक्सिलरी और लेबियल पैल्प। ये कहाँ थे? माउथ पार्ट, कॉकरोच के जो मुखांग लिखाए थे उसमें मैक्सिला से वो 5 सेगमेंट वाला मैक्सिलरी पैल्प था, लेबियम से 3 सेगमेंट वाला लेबियल पैल्प था, जिसका काम बताया था फूड को कैप्चर करना, भोजन को पकड़ना। ये सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं। एक बच्चों एंटीना श्रृंगिका भी आई थी, एनल सरसाई भी बता दिया था। और 2 कॉकरोच में नेत्र आते हैं, सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र, ये कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन। तो मैक्सिलरी और लेबियल पैल्प तो टच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। टच का मतलब तो स्पर्श, स्पर्श का भी बताते हैं। और ऑल्फैक्शन बच्चों कौन से हो गए? घ्राणग्राही, वो गंध की संवेदना के बारे में भी बताएंगे। एंटीना श्रृंगिका, जो आगे 2 एंटीना थे वो भी घ्राण, टच, ऑल्फैक्शन इन सब में रिलेटेड होते हैं। एनल सरसाई याद कर लो, गुदिये लूम, जो 10th सेगमेंट में बताए थे, मेल फीमेल कॉकरोच दोनों में। और ये क्या रिसीव करते हैं बच्चों? ध्वनि ग्राही, साउंड रिसेप्टर, इसलिए को कॉकरोच के कान, ईयर भी कहा था। सिंपल आई भी होती है जिसको बोलते हैं ओसेल आई। वैसे बच्चों ये नॉन फंक्शनल है, क्रियाहीन, मतलब ये देखने में सहायक नहीं होती। सरल नेत्र, सिंपल आई, सिर में ही होते हैं। मेन जो है वो कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र, इनकी बात करेंगे बच्चों। तो कॉकरोच में जो कंपाउंड आई है वो पेयर्ड होती है, सिर के पार्श्व में है, किडनी शेप्ड होती है, वृक्कनुमा होती है, और सिर के साइड में लेटरल, पार्श्व में पेयर्ड। और इसकी यूनिट को बच्चों बोलते हैं, प्रत्येक नेत्र में वो 2000 हेक्सागोनल फैसेट होते हैं जिनको ओमेटिडिया कहा जाता है। हिंदी में इन्हें बोलते हैं नेत्रांशक। तो जो कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन है उनमें मैक्सिलरी और कौन आ गए? लेबियल पैल्प बच्चों आ गए, जो तो टच और ऑल्फैक्शन में काम आ गए। एंटीना आई गया था श्रृंगिका, इसके अलावा एनल सरसाई जो साउंड रिसेप्टर है, सिंपल आई, सरल नेत्र, ये भी सिर पे होते हैं जोड़ी, ओसेल आई बोलते हैं, वो नेत्रक, जो वैसे नॉन फंक्शनल है, मतलब लाइट देखने के हिसाब से नॉन फंक्शनल है, देखने वाली प्रोसेस में हेल्पफुल नहीं होते। मेन बच्चों इनके संयुक्त नेत्र है कंपाउंड आई,
जो एक जोड़ी है सिर के पार्श्व में होते हैं, सिर के पार्श्व में, लेटरल टू हेड, वृक्कनुमा है। किडनी शब्द का मतलब संरचना वृक्कनुमा है, और प्रत्येक नेत्र, संयुक्त नेत्र कितने हैं? 2, और प्रत्येक नेत्र ईच कंपाउंड आई हैव 2000 हेक्सागोनल फैसेट, प्रत्येक नेत्र में 2000 षटकोणीय ऐसी संरचना होती है जिनको ओमेटिडिया कहते हैं, नेत्रांशक ऐसी स्ट्रक्चर बच्चों होती है। ये हेक्सागोनल, बेंजीन वलय जैसी, रिंग जैसी, ये हेक्सागोनल, और जो आईज है वो ऐसी होती है, ये किडनी जैसी आईज है, वृक्कनुमा, और इनके अंदर ये मान लो हेक्सागोनल फैसेट आ गए। इन्हीं फैसेट को क्या बोल दिया? ओमेटिडिया, और ये होगी कंपाउंड आईज। अब कॉकरोच में जो इमेज का फॉर्मेशन है, जो प्रतिबिंब जो बनता है, उस पे देखो थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आईज में ओमेटिडिया आ गया, तो ओमेटिडिया में जो इमेज कॉकरोच में बनती है उसको बोलते हैं मोज़ेक इमेज, या नाइट विजन बनता है। ये सुन लेना, कॉकरोच में जो प्रतिबिंब बनता है वो मोज़ेक बोलते हैं। मोज़ेक इसलिए क्योंकि इसमें मोर सेंसिटिविटी और लेस रिजोल्यूशन होता है। ये सुनो, इसको मैं थोड़ा बता देता हूं कि कॉकरोच में जो इमेज बच्चों बनेगी, जो प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं मोज़ेक। और चूंकि कॉकरोच नॉकटर्नल है, रात्रिचर है, इसलिए वो नाइट विजन, रात्रि दृष्टि भी कहलाती है, जिसकी बच्चों ये कि मोर सेंसिटिविटी, जिसकी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता तो ज्यादा होती है, और जो रिजोल्यूशन है, विभेदन क्षमता उसकी कम होती है। ये सुन लो, मोर सेंसिटिव, संवेदनशीलता ज्यादा, रिजोल्यूशन, विभेदन क्षमता कम, ऐसा प्रतिबिंब क्या कहलाया? मोज़ेक विजन। ये एक्चुअल में देखो क्या है कि बच्चों आंखों में ऐसे 2000 इन ईच आईज, ये क्या प्रेजेंट है? ओमेटिडिया। ऐसे देख लो, मान लो अपन मिरर में देखते हैं, कांच का टुकड़ा है, मिरर है, उसमें आप देख रहे हो खुद को, तो बच्चों उस मिरर में आपकी कितनी इमेज दिखेगी? एक दिखेगी, एक मिरर में। अब उस मिरर के मैंने 10 टुकड़े कर दिए, टूट गया मिरर, 10 उसके टुकड़े पार्टिकल्स हो गए। अब उनमें देखोगे तो हर टुकड़े में आपकी अलग अलग इमेज बनेगी, होता ना, हर टुकड़ा आपकी अलग अलग इमेज बनाएगा। ठीक वैसे ही ये जो 2000 है, 2000 है, ओमेटिडिया है, वो मान लो मिरर के टुकड़े ही है। इन सब टुकड़ों में जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको देख रहा है उसकी अलग अलग इमेज बनती है, तो इसलिए जो उनकी डिफरेंशिएशन, रिजोल्यूशन, विभेदन है वो तो कम होता है, लेकिन हर टुकड़ा उस इमेज के लिए सेंसिटिव होता है। तो बच्चों सेंसिटिविटी तो क्या रहेगी? ज्यादा, बट रिजोल्यूशन क्या रहेगा? कम। ऐसी इमेज को बोलते हैं मोज़ेक या नाइट विजन, रात्रि दृष्टि, बिकॉज़ कॉकरोच क्या है? रात्रिचर होता है। और वैसे इंसेक्ट में, कीटों में बच्चों 2 टाइप की इमेज बनती है। एक को तो बोलते हैं एपोजिशन, एक कहलाती है सुपरपोजिशन। कीटों में, इंसेक्ट में 2 प्रकार की इमेज, प्रतिबिंब बनते हैं, एपोजिशन और सुपरपोजिशन। अब एपोजिशन में बच्चों देख लो, जैसे अपन में बात करते हैं ना मोनोकुलर और बाइनोकुलर, ठीक वैसे ही एपोजिशन जो होता है वो तो बच्चों क्लियर इमेज होती है। क्लियर का बने बोले तो साफ दिखाई देता है वो क्लियर इमेज। और मोस्टली बच्चों साफ आपको कब दिखेगा? डे टाइम में कि नाइट टाइम में? सीधी सी बात है कि डे टाइम है तो लाइट प्रॉपर है, तो आपकी विजिबिलिटी भी ज्यादा। तो जो डायनल इंसेक्ट होते हैं, डायनल बोलूं तो दिनचर कीट, दिन में जो एक्टिवेट रहते हैं, लाइक मक्खी, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, उनकी आईज में बच्चों जो इमेज बनेगी वो कैसी? एपोजिशन। और वो कैसी होती है? क्लियर होती है। व्हाइल सुपरपोजिशन हम बताएंगे डल इमेज। डल बोले तो धुंधली, बिकॉज ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट में बनती है। और नॉक्टर्नल बोले तो यहाँ रात्रिचर, जो कीट रात्रिचर होते हैं, नाइट टाइम में एक्टिव रहते हैं, उनमें कैसी? नॉक्टर्नल, इसलिए वो धुंधली। दैट्स कॉल्ड सुपरपोजिशन। व्हाइल डायरेक्टल अगर बात करूं दिनचर, तो कैसी है? एपोजिशन।
तो आपसे पूछ लिया बच्चों कॉकरोच में कौन सी बनेगी, तो टिक फर्स्ट अपन ने बोल दिया कि उसमें तो सुपर पोजिशन बननी चाहिए बिकॉज वो कैसा है, नॉक्टर्नल। लेकिन अगर सुपर पोजिशन किया तो -5, क्वेश्चन आपका गलत हो गया। याद रखियो कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है एक्सेप्शनली वो कौन सी इमेज बनाएगा, एपोजिशन, बिकॉज एक डेवलप इंसेक्ट है, आइज उसकी डेवलप होती है तो उसमें इमेज क्लियर बनती है। हालांकि वो कैसा है, नॉक्टर्नल, बट वो एपोजिशन इमेज फॉर्म करेगा। ये सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, जिसमें मेन डिटेल में अपन ने बात की कंपाउंड आइज की, जो उसके फोटो रिसेप्टर होते हैं। क्लियर बच्चों? लास्ट अपन बात करें, अब आती कॉकरोच की बॉडी वॉल। इसमें सारे सिस्टम तो कर ही लिए बच्चों, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन। अब जैसे एक बॉडी वॉल सिंपली बता दूं मैं, जो कॉकरोच की देह भित्ति है, बॉडी वॉल, उसमें बच्चों कौन कौन सी लेयर आती है? जैसे आपकी बॉडी वॉल की बात करूं तो सबसे बाहर क्या है, स्किन। स्किन में भी आउटर क्या, एपिडर्मिस अपन बोलते हैं। फिर बच्चों उसके नीचे कौन आती है, डर्मिस। वैसे ही कॉकरोच में देखियो बॉडी वॉल में जो सबसे आउटर कवरिंग है, कान खोलियो, उसमें फर्स्ट कौन आई, मैंने लिखा एपीक्यूटिकल। सेकंड बच्चों आई वर्ड आता है प्रोक्यूटिकल। फाइनली सबसे जो इनर लेयर है इसको बोल देंगे एपिडर्मिस। तो कॉकरोच की देह भित्ति, बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच में अपन ने आउटर टू इनर, बाहर से भीतर, ये 3 लेयर बना दी। सबसे बाहर एपिक्यूटिकल, कैसी है, आउटर। साथ में बच्चों ध्यान रख लियो नॉन काइटिनस। इस वर्ड का मीन क्या हुआ कि सबसे आउटर जो कॉकरोच की बॉडी वॉल की लेयर है, देह भित्ति का जो बाह्यतम स्तर है, वो क्या कहलाएगा, एपीक्यूटिकल। एपी का मतलब ही अपोन, बाहर बच्चों। तो नॉन काइटिनस, इसमें काइटिन नहीं होती, क्यूटिकल है बट काइटिन नहीं है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हमने तो कहा था कि बच्चों आर्थ्रोपोडा है, कॉकरोच है, स्केलेटन किसका बनेगा, काइटिन का। तो रुको, काइटिन भी आएगी बट एपीक्यूटिकल में काइटिन नहीं होती। देन हम बात करते हैं इसकी प्रोक्यूटिकल। इसकी बच्चों डबल लेयर हो गई, इसको मैंने डिवाइड कर दिया एक्सो और एंडोक्यूटिकल। 2 वर्ड आ गए, एक्सो और एंडो। अब सुन लो, प्रो का जो आउटर है एक्सो, एग्जिट हो गया, इनर है वो कौन सा, एंडो। अब ध्यान रख लेना, एक्सो एंडो है, इनमें क्या होगी, काइटिन। तो हम क्या बोल देंगे, काइटिनस। बात मजे में घुसी। एपीक्यूटिकल आउटर है बट नॉन काइटिनस। काइटिन एक्चुअल में आपको कहां दिखाई देगी, प्रोक्यूटिकल, जिसके फिर 2 पार्ट होगी, 2 सब लेयर होगी, आउटर एक्सो, इनर एंडो, बोथ आर काइटिनस। अब ध्यान को रखिएगा कि जो एंडोक्यूटिकल है, ये बच्चों क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। अरे वही नीट वाला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग चैप्टर में भी बताया था आपको कि जो कॉकरोच की सेगमेंट कनेक्ट होते हैं, 2 जॉइंट के बीच में मेम्ब्रेन कौन सी आई थी, आर्टिकुलर, संधिकारी झिल्ली। संधि जॉइंट पे होती है और एक्चुअल में मेम्ब्रेन किसकी बनी है, एंडोक्यूटिकल, जो कॉकरोच के जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे अपना एल्बो जॉइंट मूवमेंट है, फ्लेक्सिबल है, वहां ये कौन करवाएगा, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। और सबसे इनर कौन सी आ गई, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में एक मैं ग्लैंड आपको बता देता हूं, डर्मल ग्लैंड, चर्मीय ग्रंथि, डर्मिस। और डर्मल ग्लैंड बच्चों एक एंजाइम रिलीज करती है, काइटिनेज एंड प्रोटीएज। अब इनका काम क्या हुआ, मोल्टिंग याद कर लो। मोल्टिंग में क्या बताया था, निर्मोचन। टाइम टू टाइम कॉकरोच अपनी ओल्ड स्किन को, ओल्ड काइटिन को हटाता रहेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलो, मोल्टिंग। अब मोल्टिंग के टाइम बच्चों कॉकरोच अपनी काइटिन को, कवरिंग को हटाता है, काइटिन हटाता है। हटाने के लिए आपको क्या चाहिए, काइटिनेज। उसका सोर्स कौन है, डर्मल ग्लैंड, जो कहां है, एपिडर्मिस।
ये डर्मल ग्लैंड से जो काइटिन आया उसने काइटिन को डाइजेस्ट कर दिया और वो काइटिन वहां से हट गया। जैसे सांप स्लफिंग केंचुली बोलते हैं ना बच्चों, वैसे ही कॉकरोच अपनी ओल्ड स्किन को टाइम टू टाइम रिमूव करता है। प्रोसेस कॉल्ड मोल्टिंग। क्लियर? तो बॉडी वॉल, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की ग्लैंड कौन सी? चर्मीय ग्रंथि, डर्मल ग्लैंड which release chitinase and protease which helpful in molting process। क्लियर बच्चों? लास्ट अब इसी में बता देता हूं, बॉडी वॉल के बाद पार्ट आता है कॉकरोच का बच्चों, फैट बॉडी। ये वहां था एक्सक्रीशन में, जो कॉकरोच के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अपने लिखी थी, फर्स्ट बताई थी आपको माल्पीजियन ट्यूब्यूल। एक बच्चों फैट बॉडी जो वर्ड लिखा था, ये भी बता देता हूं मैं, इसको हिंदी में अपन बोलेंगे वसाकार। ह्यूमन से रिलेटेड होके क्वेश्चन इसमें बन जाता है। तो बच्चों फैट बॉडी जो है, फैट नाम ही वसा से कनेक्टेड है। पहली चीज ये कॉकरोच की हीमोसील में होती है, फाउंड इन हीमोसील। भैसे पे जोर डालियो, हीमोसील कहां आया था? सील, कैविटी, सीलोम, हीमोट्रम फॉर ब्लड। तो कॉकरोच की कैविटी फिल्ड विद ब्लड, उसे क्या बोल दो? हीमोसील। तो हीमोसील में बच्चों क्या प्रेजेंट थी? फैट बॉडी। एक ये भी ध्यान रख लेना, हीमोसील को ट्रूसिलोम कंसीडर नहीं करते। अरे ट्रूसिलोम तो वो हुई ना, हाँ, लाइन विद मेसोडर्म होती है, वो ट्रूसिलोम है। यहाँ सिलोम फिल्ड विद कलरलेस ब्लड, तो ये हीमोसील है, जिसे अपन ट्रूसिलोम कंसीडर नहीं करते। अब फैट बॉडी में बच्चों कुछ स्पेशल सेल्स होती है, दो तीन नाम मैं बता देता हूं। एक तो आती है ओइनोसाइट सेल, फैट बॉडी खुद हीमोसील में है, उसमें दो तीन टाइप की सेल, ओइनोसाइट, एक लिखा माइसिटोसाइट, एक बच्चों लिख दिया यूरेट सेल, एक लिख दूं मैं ट्रोफोसाइट सेल। अब फिक्स करना, साइट जहां भी सफिक्स क्या लगा? साइट लग गया। साइट सफिक्स का मतलब 100% क्या है? कोई सेल है जो पर्टिकुलर फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो ओइनोसाइट बच्चों जो सेल है, यहां से तो वैक्स रिलीज होगा, क्या आएगा? वैक्स, मोम। ये मोम क्या करता है? बॉडी वॉल में बच्चों अगर वैक्स आ गया, मोम आ गया, तो कैसी कवरिंग दे देगा? वाटरप्रूफ कवरिंग। और कॉकरोच वाटरप्रूफ कवरिंग के लिए रिस्पांसिबल कौन है? ओइनोसाइट। अरे बाय चांस कभी उस पे पानी आ जाए, बारिश में भीगे, तो जो उसके विंग्स है वो गीले नहीं होते, बिकॉज वहां कौन है? वैक्स की कवरिंग। और वो वैक्स लाया कहां से? फ्रॉम ओइनोसाइट सेल्स। माइसिटोसाइट सेल, इसमें कुछ बैक्टीरिया बच्चों होते हैं जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोजन में। अरे वही ग्लाइकोजन जिसको आप स्टोरेज फूड बोलते हो, ये काम आप में कौन करता है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन? लीवर। तो वो ग्लूकोज को कन्वर्ट किसमें कर देगा? ग्लाइकोजन। यूरेट से बच्चों क्या याद आया? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को स्टोर करता है वो यूरेट सेल, इसलिए फैट बॉडी आल्सो हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन। फाइनली बच्चों ट्रोफोसाइट वो सेल है जहां फूड क्या होगा? स्टोर होगा। ग्लाइकोजन, फैट, वसा का जो संचय करती है वो सेल कौन सी? ट्रोफोसाइट। सो इसलिए इनको फैट बॉडी बोल दो। यूरेट सेल्स, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, सो हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन। माइसिटोसाइट ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में, while ओइनोसाइट वैक्स रिलीज करती है जो वाटरप्रूफ कवरिंग प्रोवाइड करता है। और फैट बॉडी खुद कहां मिलेगी? हीमोसील, ब्लड फिल्ड कैविटी, बट ये ट्रूसिलोम नहीं होती। अब बच्चों एक फैट बॉडी का अलग से फंक्शन भी है कि योग सिंथेसाइज करता है, क्या बनाएगा? पीतक। तो यहां ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपकी 12th एनसीईआरटी में इवोल्यूशन चैप्टर से कनेक्ट होके बच्चों कि योग बना कहां? फैट बॉडी में। और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट बोले तो अरे जिनमें वर्टिब्रल बोलो, रीढ़ की हड्डी हो, हम पक्षी, बर्ड्स में जो योग बनता है, वर्टिब्रेट में जो योग बनेगा वो कहां? अरे वही लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन? लीवर। तो योग बनता है लीवर में,
जबकि कॉकरोच में लीवर नहीं होता। तो ये फंक्शन किसका है? फैट बॉडी का। तो फैट बॉडी और लीवर, फैट बॉडी और लीवर दोनों के फंक्शन सेम, फंक्शन बच्चों सेम है। तो कौन से ऑर्गन हुए? एनालोगस ऑर्गन। बस यहां क्वेश्चन आ सकता है होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस ओरिजिन सेम, एनालोगस फंक्शन सेम। तो कॉकरोच की फैट बॉडी, वर्टिब्रेट्स का लीवर, बोथ आर एनालोगस ऑर्गन बिकॉज़ दोनों योग को क्या करेंगे? सिंथेसाइज। ये बच्चों आज अपन ने आपका कॉकरोच वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। एक मैं कल के लेक्चर में भी बता रहा था ना, अब आपके 12th के हम रेगुलर माइनर टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल तो अपन एक बेसिक टेस्ट बच्चों लिया था, लेकिन थोड़ा सा हमें ये फील हुआ कि उसमें जो आपकी अटेंडेंस थी बच्चों टेस्ट में, प्रेजेंस कम रही। अब इसका जो भी रीजन हो, नेक्स्ट जो माइनर होगा मैं उम्मीद करता हूँ इसी संडे को अपन उसको फिक्स कर देंगे। हर संडे आपका माइनर हो जाएगा। अब इस बेसिक में तो शायद हमने अनाउंस भी बच्चों आपको लेट किया था। अगला जो माइनर है उसमें आज ही मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि किस सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक आएंगे, और आप उन माइनर को सीरियसली लें, अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट बच्चों जो अपना लेक्चर होगा, एनिमल किंगडम, कॉकरोच कंप्लीट हो गया, 11th के रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट हो गए, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा बचा हुआ है। तो उस रिमेनिंग जो टॉपिक अपना रह गया उसको मैं अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा। फिर बच्चों 12th वाले चैप्टर अपन स्टार्ट कर लेंगे। आप यूं ही लगे रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय स्वाभिमान।